दिया कि निजी क्षेत्र में नए नए बैंकों द्वारा आधुनिकीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विशेषतः कमजोर बैंकों के पास आधुनिक सूचनाएं प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए दक्षता एवं संसाधन दोनों का ही अभाव है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपनाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की सेवाएं लेने का सुझाव भी समिति ने दिया है। समिति के अनुसार बाहरी स्रोत द्वारा इसे आधार पर विकसित किया जा सकता है। गैर निष्पादन परिसंपत्ति के लिए सीमित समिति ने सुझाव दिया कि इंडियन बैंक, यूको बैंक व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 50 लाख रुपए से अधिक की ऐसी परिसंपत्ति एक नए गठित किए जाए, ऐसी रिकवर्सन फंड हस्तगत की जाए। समिति के कर्मचारियों की संख्या 30-35% की कमी की आवश्यकता बनाई, किंतु प्रारंभ में 25% की कमी का सुझाव समिति ने दिया है। अब देखते हैं कि 3 जो समिति बनाए हैं उसमें से अब बैंकिंग क्षेत्र में सुधार क्या क्या हुआ। वैधानिकता तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात जो 38.5% के ऊंचे स्तर पर था, धीरे धीरे कम करके 3 नवंबर सन 2008 से 24% कर दिया गया। वर्तमान में यह अधिनियम द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात का 25% की न्यूनतम सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। जो बैंक को एक ये था कि नियम ही था कि तरल ज्यादा रखना है, वो धीरे धीरे कम कर दिया गया। 2008 तक उसको 24% कर दिया, अब धीरे धीरे उसको 25 कर दिया गया कि तरलता बैंकों के पास उतना होना चाहिए। तरल कोषानुपात। तरल कोषानुपात जो 10% से ऊंचे स्तर पर था, उसे कम करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। एक नकद आरक्षण अनुपात को कम करने का उद्देश्य व्यापारिक बैंकों की रिजर्व बैंक के पास अवरुद्ध धनराशि को बैंकों को अधिक उधार देने के लिए मुक्त करना, जो बहुत अधिक उधार देते थे उसको मुक्त करना। ब्याज के स्तरों में कटौती। बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनेक स्तरों की ब्याज दरों में धीरे धीरे कमी की गई और विभिन्न ब्याज दरों के स्तरों की संख्या सन 1994-95 में 20 से घटाकर 2 कर दी गई है। अनेक स्तर से ब्याज दिया जाता था, अलग अलग स्तर में अलग अलग ब्याज की दरें दी जाती थी, तो इसमें 20 से 2% जो है कर दी गई है घटाकर। सन 1991 के ब्याज दरों के किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन है। व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा पर ब्याज दरें अनियंत्रित कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य व्यापारिक बैंकों की प्रमुख उधार दर 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर कम कर दी गई। 2 लाख रुपए से अधिक के बैंक उधार पर ब्याज दर पूर्णतः अनियंत्रित कर दी गई। शहरी सरकारी बैंकों को छोड़कर शेष सभी सरकारी बैंकों की ब्याज दरें इस शर्त के साथ अनियंत्रित कर दी गई कि वे अपनी उधार दर 13% के न्यूनतम स्तर पर बनाए रखेंगे। बैंक ऋणों की दरों में कमी करने का उद्देश्य बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ाकर उनकी कार्य संचालन क्षमता को प्रोत्साहित करता है। चौथा दिया है पूंजी पर्याप्त अनुपात मापदंड। जो व्यापारिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्त अनुपात मापदंड लागू किए गए, जिसमें अंतर्गत भारत में कार्यरत सभी बैंकों को 8% की पूंजी पर्याप्त मानक को प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। देश के सभी सार्वजनिक बैंकों ने यह पूंजी पर्याप्त मानक प्राप्त कर लिया है। अन्य सुधार भी किया गया है इसमें। ग्राहकों की शिकायतों पर निपटारा करने के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए। बैंकिंग कंपनी कानून में संशोधन किया गया और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में अपने पूंजी निर्गम लागत धनराशि एकत्रित करने का अधिकार दिया गया और अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को नई शाखा खोलने और अपने विस्तार का उन्नयन करने की स्वतंत्रता दी गई और साथ ही घाटे में चल रही सभी शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बंद करने की अनुमति दी गई जो घाटे में चल रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक मापकों को उधार बनाया गया। बैंकों को बकाया राशि की वसूली के लिए 6 विशेष वसूली न्यायाधीश
कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु एवं चेन्नई में स्थापित किए गए और एक अपीली न्यायाधीश मुंबई में स्थापित की गई कि सब मिलकर उसमें अपील कर सकते हैं कि किसमें क्या हम कम ज्यादा कर सकते हैं। स्टेट बैंक में तो सबको, केंद्र बैंक है, स्टेट बैंक है, वो देश का सबसे बड़ा बैंक है और व्यापारिक बैंक जितने भी हैं वो इससे सहयोग लेता है और उन्हीं की अनुमति के साथ चलता है। नियम शर्तें अपना अब पहले था उनके अनुसार, परंतु ये नया जब आधुनिकीकरण किए तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं ब्याज के दर में, साख के दर में। निजी क्षेत्र बैंक नए दिशा निर्देश। बैंकिंग सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी सन 1993 को पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए। कब किए? 1993 में, कि निजी कंपनी भी बैंक खोल सकते हैं। इन दिशा निर्देशों में के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 निजी बैंकों को लाइसेंस भी दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी 1901 को निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए पुनः नए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश इस प्रकार है, जो निजी है वो निजी बैंक खोल सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम शर्तें। बैंक की प्रारंभिक चुकता पूंजी की न्यूनतम 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया जाएगा। कारोबार प्रारंभ करने के 3 वर्षों के अंदर चुकता पूंजी को 300 करोड़ करने की अनिवार्यता। बैंक की चुकता पूंजी में प्रवर्तकों का योगदान पूर्ववत न्यूनतम 40% तथा शेष भाग सार्वजनिक निर्गमन के जरिए एकत्र करने की निर्देश। बड़े औद्योगिक घराने द्वारा सीधे ही किसी बैंक का प्रवर्तक करने पर रोक। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक में रूपांतरित होने की अनुमति। निजी क्षेत्र में नए बैंकों की अपनी कुल धनराशि का 40% भाग प्राथमिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश। साथ ही पूंजी पर्याप्त मानक 10% रखने और अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित करने के निर्देश दिए गए। ये है निजी जो बैंक खुले हैं उसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं, शर्तें दी है। अगर ये कर सकते हैं तो आपको हम यहाँ पर जो बैंक खोलने के लाइसेंस दे सकते हैं। ये हमारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीन महत्वपूर्ण सुधार एवं पहले निजीकरण एवं आधुनिकीकरण का है, क्योंकि आधुनिकीकरण करने से हमारे देश में जो बैंक प्रणाली है वो तेज गति से बढ़ेगा, सबको सहयोग मिलेगा, छोटे हो या बड़े सबको हम सहयोग दे सकते हैं। जो साहूकार महाजन के पास जो कर लेते थे उसमें बोझ में दब जाते थे, उन सबको बैंक द्वारा कर मिलता रहे, कम ब्याज में अच्छे से उनको मिलता रहे और बैंकों का निजीकरण भी कर दिया गया। लाइसेंस प्रवृत्ति और उनको उदार किया गया है, लाइसेंस दिया गया है और उसके बाद समिति गठित किए गए, इसको सुधार किए और फिर 10 बैंकों को, निजी बैंकों को अनुमति मिल गई, लाइसेंस मिल गई और उसमें शर्त लिखे कि क्या क्या तुम इसमें करोगे तभी तुम बैंक खोल सकते हो। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये हमारा बैंक का जो बैंकिंग प्रणाली के नवीनतम महत्वपूर्ण सुधार में हमने जितने भी पढ़े हैं टॉपिक, कौन कौन से समिति गठित किए और जो समिति है उनके क्या क्या कार्य थे, कैसे उसमें अपने जो सुझाव है वो प्रस्तुत किए। तो बैंकिंग क्षेत्र के सुझाव दिए, किस प्रकार से हम तरल रख सकते हैं, कैसे आधुनिकीकरण कर सकते हैं, बैंकों का कार्य कैसे हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं और जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं उसको हम ला सकते हैं, उसके थ्रू हम कैसे कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक जो है वो अपने शुरुआती दौर पर जो भूमिका तैयार की थी उसमें अनेक प्रकार की समिति को गठन करने के लिए समिति बनाए, जो वहाँ जो बैंक के गवर्नर थे उनके नाम से समिति बनाए गए। 9-10 समिति के वहाँ पर कर्मचारी और बुद्धिजीवियों का वहाँ पर अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करना और नए नए नियम कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं, कैसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, कैसे कार्यों को बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं और किस प्रकार लोग इससे लाभ ले
उसको प्रस्तुत किया, क्योंकि बैंक जो है और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश का जो बैंकिंग प्रणाली है वो कमजोर है। और बड़े बड़े देशों में हम जाएंगे तो वहाँ बैंकिंग प्रणाली बहुत तेज है, आधुनिकता लिए हुए हैं, और उसके हिसाब से यहाँ कर्मचारियों की सुस्ती, जहाँ अगर हम कहीं पर जाते हैं बैंक के कार्य को लेकर, हम वहाँ पर अगर पूछताछ करते हैं तो सही तरीके से हमसे बातचीत नहीं किया जाता है। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंक में हम अगर पैसा जमा करने जाते हैं, कोई कार्य लेके जाते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम उनके लिए कार्य लेके जा रहे हैं। तो उनको ग्राहक के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बातचीत अच्छे से करना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़े लिखे समझदार नहीं होते हैं। कई प्रकार के व्यक्ति जाते हैं और उसकी समझ उनको नहीं होती है। जिस जगह में आप गए हो, जिसकी जानकारी आपको हो है, वो पढ़ लिख कर प्रशिक्षण लेकर वहां तक गए हो, और आम जनता को उसकी कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वहां पर जाते हैं तो कुछ कुछ काम की जानकारी उसको नहीं होती है, तो उसको सिखाया जाए। तो बैंकों के कर्मचारी को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो ये रहा बैंकिंग से जितने भी चैप्टर है बैंक के, वो सब ये यूनिट समाप्त हुआ। हमारा एक यूनिट और बच गया है, बाकी अर्थशास्त्र का पूरा यूनिट हम पढ़ चुके हैं। एक यूनिट बचा है, वो बजट है। बजट का ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, बाकी हमारा कोर्स हो गया है। जितना कोर्स हुआ है उसमें का पूरा कॉपी आप कंप्लीट करके रखिए, नोट्स बना के रखिए, क्योंकि अगर कहीं चांस है कि स्कूल खुल सकता है तो मात्र रिवीजन होगा, और आपका जितना पढ़ाई हुआ है हम उस समय रिवीजन कराएंगे। उसका क्वेश्चन आंसर आपको लिख के रखना है, और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर तो होगा ही, पेपर होगा, उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास होना है। तो तैयारी में जुट जाओ। अभी की स्थिति को देखते हुए समय बहुत अच्छा मिला है आपको, पढ़ने के लिए समय बहुत है, तो अभी से लग जाओ, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करते जाओ, और क्वेश्चन को याद, आंसर को याद करते जाओ, ये ज्यादा जरूरी है।